नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चालीसा। मैं हूं दीपक यादव। खबर चालीसा यानी ऐसा बुलेटिन जहां एक जगह आपको मिलती हैं दिन भर की सारी खबरें फटाफट। शुरुआत होगी कारोबार की खबरों से, फिर राजनीति। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान कहा। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। बाजार में आज भरपूर एक्शन देखने को मिला। बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई, लेकिन कारोबार के अंत तक शानदार रिकवरी के साथ बाजार अच्छी खासी तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे। आज सेंसेक्स करीब 600 अंक की गिरावट के साथ 51,887 पर खुला। निफ्टी ने भी करीब 150 अंकों की कमजोर शुरुआत की, लेकिन समय के साथ बाजार में तेजी का जोर बढ़ता चला गया। बाजार में हो रही शॉर्ट कवरिंग बुल्स को दमखम के बारे में बताती है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 230 अंक की बढ़त के साथ 52,574 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी ने 63 अंक की मजबूती के साथ 15,746 के स्तर पर बंद हुआ। लार्ज कैप कंपनियों के साथ ही आज स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में भी जमकर खरीदारी हुई। निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स करीब 0.75% चढ़ा। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी आधा % से ज्यादा की मजबूती आई। निफ्टी के टॉप गेनर्स में अदानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, टाइटन, एसबीआई और एचडीएफसी लाइफ रहे। सबसे ज्यादा गिरने वाले निफ्टी शेयरों में यूपीएल, विप्रो, हिंडाल्को, टाटा मोटर्स और मारुति रहे। निफ्टी के पीएसयू बैंकिंग में 4% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पीएनबी हाउसिंग और कार्लाइल के बीच 4,000 करोड़ रुपए की डील पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज एसएटी ने पीएनबी हाउसिंग की ईजीएम को मंजूरी दे दी। ये मीटिंग कल यानी 22 जून को होगी। हालांकि एसएटी ने कहा है कि वो इसका रिजल्ट तब जारी नहीं करेगी जब तक ट्रिब्यूनल इस पर आदेश नहीं देगा। सेबी की रोक की वजह से पीएनबी हाउसिंग के शेयरों में आज 5% का लोअर सर्किट लग गया। आपको बता दें कि डील के तहत पीएनबी हाउसिंग कार्लाइल की प्रेफरेंशियल शेयर जारी करना चाहती है। सेबी ने कहा है कि कंपनी को पहले शेयरों का वैल्यूएशन कराना होगा, इसके बाद ही इसे जारी कर सकती है। अब इस मामले की सुनवाई 5 जुलाई को होगी। सेबी को 26 जून तक जवाब देना होगा। पीएमसी यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को उबारने की योजना पर काम शुरू हो गया है। खबरों के मुताबिक सेंट्रम और भारत पे इस बैंक में 1800 करोड़ रुपए डालेंगे। दरअसल पीएमसी बैंक को इन्हीं दोनों से मिलाने का प्रस्ताव है। रिजर्व बैंक ने इसके लिए सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विस को सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। इसके लिए एक स्मॉल फाइनेंस बैंक सेटअप किया जाएगा, उसी में पीएमसी को मिलाया जाएगा। आरबीआई के इस कदम से करीब 2 साल से पीएमसी की चल रही दिक्कत अब खत्म होने वाली है। पीएमसी में अभी भी इसके जमाकर्ताओं का 10,723 करोड़ रुपए फंसा है। सेंट्रम ने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए गुड़गांव की भारत पे के साथ बराबरी का ज्वाइंट वेंचर किया है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने इस बार फिर जुलाई से कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। कंपनी ने कहा है कि उसकी इनपुट लागत में बढ़ोतरी होने से कंपनी को यह फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी ने कहा है कि कार मैन्युफैक्चरिंग की लागतें बढ़ रही हैं, लिहाजा ग्राहकों पर इसका बोझ डालने के अलावा अब कोई चारा नहीं है। कंपनी के मुताबिक मॉडल के हिसाब से कीमतें बढ़ाई जाएंगी। हालांकि कंपनी की ओर से ये नहीं बताया गया है कि कीमतें कितनी बढ़ाई जाएंगी। इससे पहले मारुति ने इनपुट लागतों में बढ़ोतरी का हवाला देते हुए इस साल जनवरी और अप्रैल में कीमतें बढ़ा चुका है। अलग अलग मॉडल और रेंज के हिसाब से कीमतें 34,000 रुपए तक बढ़ाई गई थी। जेट एयरवेज अगले कुछ महीनों में उड़ान भरने की तैयारी में है। कंपनी के नए ओनर कालरॉक जालॉन कंसोर्टियम स्लॉट उपलब्धता के लिए सरकार से बातचीत भी कर रही है। उम्मीद एनसीएलटी अप्रूवल के 6 महीने बाद कंपनी फ्लाइट शुरू कर सकती है। खबरों के मुताबिक एयरलाइन कंपनी नए एयरक्राफ्ट के लिए बोइंग और एयरबस जैसी बड़ी कंपनियों से बातचीत कर रही है। दरअसल जेट एयरवेज की योजना सभी 11 एयरक्राफ्ट को फ्लीट से रिटायर करने की है। इसकी जगह नए फ्यूल क्षमता वाले एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने की तैयारी है। ईपीएफओ से अप्रैल में 12,76,000 लोग जुड़े हैं, जो मार्च के मुकाबले 13.73% ज्यादा है। इससे पता चलता है कि अब देश में फिर से रोजगार बढ़ने लगा है। इससे पहले इस साल मार्च में 11,22,000 सदस्य जुड़े थे। 2020-21 में कुल 77,08,000 नए सदस्य ईपीएफओ से जुड़े थे। सबसे ज्यादा नए सदस्य महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में जुड़े। इन राज्यों में अप्रैल में ईपीएफओ से लगभग 7,58,000 लोग जुड़े हैं, जो कुल जुड़ने वालों का 59% है। नए सब्सक्राइबर्स में महिलाओं की संख्या 2,81,000 है। आईआरसीटीसी वेबसाइट पर ट्रेन टिकट कैंसिल कराने के बाद रिफंड के लिए अब आपको 2-3 दिन का इंतजार नहीं करना होगा। आपका पैसा तुरंत आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। आईआरसीटीसी के ऐप और वेबसाइट दोनों पर खरीदे गए टिकट को कैंसिल कराने पर यह सुविधा आपको मिलेगी। जो पैसेंजर आईआरसीटीसी आईपे पेमेंट गेटवे से टिकट खरीदने के बाद इसे कैंसिल कराएंगे, उन्हें रिफंड के लिए 48 से 72 घंटे तक इंतजार नहीं करना होगा।
केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत IRCTC iPay 2019 में लॉन्च किया था। IRCTC ने इस सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट में बदलाव भी किया है। नई व्यवस्था में तत्काल और सामान्य टिकट भी बुक करने के साथ कैंसिल करने की सुविधा मिलेगी। तमिलनाडु सरकार ने मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है। इसमें RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थल डुफ्लो, केंद्र सरकार के पूर्व इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन और पूर्व केंद्रीय फाइनेंस और सेक्रेटरी S नारायण शामिल हैं। सरकार ने आज ये जानकारी दी है कि इस काउंसिल में डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट जीन ड्रेस को भी जगह दी गई है। राज्य सरकार के मुताबिक इस काउंसिल के सुझावों के आधार पर राज्य की इकोनॉमी को मजबूत करने के साथ ही ये पक्का किया जाएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। अगले 10 दिनों में SBI अपने ATM से पैसा निकालने, बैंक ब्रांच से पैसा निकालने और चेकबुक को लेकर नियमों में बदलाव करने वाला है। ये नए नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। नए चार्जेस बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स पर लागू होंगे। बेसिक सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए हर महीने 4 मुफ्त नगद निकासी उपलब्ध होगी। इसमें ATM और बैंक शाखाएं शामिल हैं। बैंक फ्री लिमिट के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 15 रुपए प्लस GST चार्ज करेगा। नगद निकासी पर शुल्क होम ब्रांच और ATM और गैर SBI ATM पर लागू होगा। दुनिया भर में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कोरोना संकट के बीच इस बार कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ। PM मोदी ने योग दिवस पर वर्चुअल संबोधन में बताया कि आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है तो योग उम्मीद की एक किरण बना है। PM मोदी ने कहा कि जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो उसके पीछे यही भावना थी कि योग विज्ञान पूरे विश्व के लिए सुलभ हो। इस दिशा में भारत ने संयुक्त राष्ट्र WHO के साथ मिलकर एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब विश्व को M योगा ऐप की शक्ति मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है M योगा ऐप योग का विस्तार दुनिया भर में करने और वन वर्ल्ड वन हेल्थ के प्रयासों को सफल बनाने में बड़ी भूमिका निभाए। योग हमें स्ट्रेस से स्ट्रेंथ की ओर और नेगेटिविटी से क्रिएटिविटी का रास्ता दिखाता है। योग हमें अवसाद से उमंग और प्रमाद से प्रसाद तक ले जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज कई नेताओं और मंत्रियों की योग करते हुए तस्वीरें सामने आई। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में योग किया। राष्ट्रपति ने सभी देशवासियों को आज के दिन की बधाई दी। साथ ही योग करते हुए अपनी तस्वीर पोस्ट की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में योग किया और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के महाराजा अग्रसेन पार्क में योग किया। तो पटना में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी कार्यालय में योग अभ्यास किया। राजस्थान और पंजाब में गहराते राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के सभी महासचिवों, राज्य प्रभारियों और राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों की बड़ी बैठक बुलाई है। ये बैठक 24 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बताया जा रहा है कि बैठक में वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। वहीं पंजाब और राजस्थान की खींचतान के बीच छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस के अंदर खींचतान की खबरें आ रही हैं। सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट मंत्री TM सिंहदेव 2.5 साल के फॉर्मूले के तहत अब मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहते हैं, जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी कुर्सी को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहते। पंजाब कांग्रेस में इन दिनों जमकर घमासान चल रहा है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू लगातार एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे हैं, जहां उनकी पेशी कांग्रेस हाईकमान की कमेटी के सामने होनी है। अमरिंदर के दिल्ली पहुंचते ही सिद्धू ने एक बार फिर उनके ऊपर निशाना साधा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब कांग्रेस में सब ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि लड़ाई किसी पद को लेकर नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की है। सिद्धू ने कहा कि उन्होंने पार्टी का अनुशासन नहीं तोड़ा है, अपनी बात पार्टी फोरम के सामने रखी है। पंजाब के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल आज अमृतसर पहुंचे। उनकी मौजूदगी में पूर्व IPS विजय प्रताप सिंह ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। वहीं पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के लिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम लोग पार्टी में इस पर मंथन कर रहे हैं, लेकिन जो भी होगा वो एक सिख चेहरा होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारा उम्मीदवार वो होगा जिस पर हर कोई गर्व कर सके। अरविंद केजरीवाल ने मौजूदा कैप्टन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब की सरकार यहां पर बदलाव नहीं ला पाई, हमारी पार्टी नया बदलाव करके दिखाएगी।
एनसीपी प्रमुख शरद पवार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच दिल्ली में आज फिर मुलाकात हुई। सूत्रों से मिल रही खबर है कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर कल विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक होगी। इसमें 15-20 बड़े विपक्षी नेता शामिल हो सकते हैं। इससे पहले पिछले दिनों शरद पवार 2 बार प्रशांत किशोर से मुलाकात कर चुके हैं। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा जो पिछले दिनों टीएमसी में शामिल हुए थे, उनका राष्ट्रमंच के नाम से एक फॉर्म है। राष्ट्रमंच के बैनर तले कल शाम 4 बजे शरद पवार के घर पर बैठक बुलाई गई है। इसमें विपक्षी दलों के अलग अलग चेहरे शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हो रही हिंसा पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कहा कि टीएमसी को वोट नहीं देने के कारण हत्याएं की जा रही हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन इस सब पर टीएमसी चुप है। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि लोकतंत्र में पहली बार देख रही हूं कि सीएम लोगों को मरते हुए देख रही हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया था। पश्चिम बंगाल में कई परिवारों ने अपने गांव, अपने घर, अपने शहर छोड़े इस खौफ के मारे कि उनको तृणमूल के गुंडे मौत के घाट उतार देंगे। उनका असम बॉर्डर तक क्रॉस कर जाना क्या ये गिमिक है? केंद्र सरकार आज से देश के हर राज्य में 18 साल से ऊपर के उम्र के सभी नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया करा रही है। वैक्सीन उत्पादन का कुल 75% हिस्सा केंद्र सरकार खुद ही खरीदेगी और राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। बाकी 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल सीधे निर्माताओं से खरीद सकते हैं। सभी कंपनियों ने वैक्सीन की कीमत निर्धारित की है। प्राइवेट अस्पताल एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। राज्य सरकारों को इसकी निगरानी करनी होगी। वहीं वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी के मुताबिक 18 साल से अधिक उम्र के लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर सीधे वैक्सीन लगवा सकते हैं। देश में कोरोना के मोर्चे पर बड़ी राहत भरी खबर है। 88 दिन बाद कोरोना के सबसे कम नए केस दर्ज हुए हैं। 24 घंटे में 53,256 नए संक्रमित आए हैं और 1,422 लोगों की वायरस से मौत हुई है। वहीं 24 घंटे में 78,000 संक्रमित वायरस से ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 7 लाख के करीब है, जिनका इलाज अभी चल रहा है। देश भर में कोरोना से रिकवरी रेट 96% से ज्यादा पहुंच चुका है और संक्रमण दर लगातार 14वें दिन 5% से नीचे है। आईसीएमआर के मुताबिक बीते 24 घंटे में करीब 14 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं। वहीं कोरोना के खिलाफ जारी महाअभियान के तहत देश भर में अब तक 28 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है। कोरोना वायरस के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। इसके चलते विभिन्न राज्य कई दिनों से लागू पाबंदियों को हटाने लगे हैं। आज से दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड जैसे राज्यों में छूट मिल रही है। दिल्ली में आज से रेस्टोरेंट, पार्क, गोल्फ क्लब खुल गए हैं। दिल्ली में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट खुले रहेंगे और बार दोपहर 12 से रात 10 बजे तक खुलेंगे। वहीं यूपी में रेस्टोरेंट सुबह 7 बजे से 9 बजे तक खुलेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में सोमवार से शुक्रवार तक मॉल्स खोलने की अनुमति दी गई है। कोरोना के कम होते केसों के चलते उत्तराखंड में भी होटल, बार, रेस्टोरेंट खोलने की अनुमति दे दी गई है। उत्तराखंड में हफ्ते में 5 दिन बाजार खोलने की अनुमति है। वहीं दक्षिण के राज्य कर्नाटक में शाम 5 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति है। साथ ही तेलंगाना ने बीते रविवार से पूरी तरह से कोरोना लॉकडाउन हटा दिया है। विमर्श करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाई जा रही बैठक से पहले ही बयानबाजी तेज हो गई है। बैठक से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग की है। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जो कल दोहराया गया था वो है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। इसमें किसी भी संदेह या अस्पष्टता नहीं रहनी चाहिए। जम्मू कश्मीर को लोग उनके अधिकारों और इच्छाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। कश्मीर मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए शुरुआती रेखा खींचने का यही एकमात्र तरीका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह ने आदर्श संसद ग्राम योजना के तहत गोद लिए अपने गांव को कोलावाड़ा और रूपल का दौरा किया। कोलावाड़ा गांव में उन्होंने एक वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा लिया। अमित शाह ने इस दौरान लोगों से वैक्सीन लगवाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कोरोना के खिलाफ वैक्सीन सबसे बड़ा हथियार है और लोगों को इसके लिए आगे आना चाहिए। इसके साथ ही वैक्सीन की पहली डोज के साथ दूसरी डोज भी समय पर लगवानी चाहिए। वहीं अमित शाह ने गांधीनगर के पास वैष्णो देवी ब्रिज और गांधीनगर खोदियार पुल का उद्घाटन किया। इस मौके पर अमित शाह के साथ सीएम विजय रूपाणी और डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी मौजूद रहे। इन दोनों फ्लाईओवर से एसजी रोड पर ट्रैफिक काफी कम होगा। इसके बाद अमित शाह ने राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की। यूपी के नोएडा में एक धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। इस मामले में यूपी
एटीएस ने 2 मौलानाओं को गिरफ्तार किया है। ये रैकेट पिछले 2 साल से चलाया जा रहा था और इसमें मूक बधिर बच्चों और महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया जाता था। वहीं इस मामले में पुलिस को विदेशी फंडिंग होने की भी सबूत मिले हैं। अभी तक सिर्फ 2 ही गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका है। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने बताया कि पिछले 1 साल में 350 लोगों का धर्मांतरण कराया गया है। यूपी के गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई मामले में ट्विटर इंडिया की तरफ से गाजियाबाद पुलिस को जवाब दिया गया है। ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जांच में सहयोग के लिए जुड़ सकते हैं। खबर है कि गाजियाबाद पुलिस ट्विटर के जवाब से संतुष्ट नहीं है और दोबारा से ट्विटर को नोटिस भेजने की प्रक्रिया में है। कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस साल भी अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई है। पिछले साल भी कोरोना महामारी के चलते अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई थी। हालांकि श्रद्धालु 28 जून से ऑनलाइन दर्शन कर पाएंगे। श्री अमरनाथ छड़ी मुबारक 22 अगस्त को गुफा में ले जाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि कोरोना को देखते हुए इस साल अमरनाथ यात्रा रद्द करने का फैसला किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरनाथ यात्रा इस बार प्रतीकात्मक होगी। सभी पारंपरिक रस्में पहले ही की तरह पूरी कर ली जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कई बॉलीवुड हस्तियों ने इंटरनेट का सहारा लिया। इनमें शिल्पा शेट्टी, जैकलिन फर्नांडिस, करीना कपूर खान, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, सारा अली खान समेत तमाम सेलेब्स ने योग के लिए जागरूकता फैलाई। सभी ने योग करते हुए फोटो शेयर करके सभी लोगों से योग के लिए प्रोत्साहित किया। बॉलीवुड डीवा शिल्पा शेट्टी ने योग दिवस पर प्राणायाम पर जोर दिया, जो कि हमारी सांसों के लिए काफी फायदेमंद होता है। कार्तिक आर्यन जल्द ही एक साउथ फिल्म की रीमेक में दिखाई देंगे। खबर पक्की है कि वो 2018 में आई आला वैकुंठ पुरमलो की रीमेक में नजर आने वाले हैं। साथ ही उन्होंने इस फिल्म के एक गाने पर डांस वीडियो भी पोस्ट किया था। कार्तिक इस फिल्म में अल्लू अर्जुन का रोल निभाएंगे। वहीं उनके साथ इस फिल्म में कृति सेनन को कास्ट किया गया है। कार्तिक और कृति की जोड़ी इससे पहले लुका छिपी में साथ आई थी। फिल्म में परेश रावल की खास भूमिका होगी। कैटरीना कैफ ने विद्या बालन स्टारर फिल्म शेरनी की तारीफ की है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में फिल्म को खूब तारीफ की है। कैटरीना ने फिल्म को खूबसूरत कहा, साथ ही माना कि ये एक कमाल की कहानी है जिसमें विद्या बालन को देखना हमेशा की तरह अद्भुत है। अपनी पोस्ट में उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर अमित मसूरकर को भी टैग किया। बता दें कि 18 जून को OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई शेरनी में विद्या एक फॉरेस्ट ऑफिसर की भूमिका में है। अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन की शूटिंग शुरू हो गई है। पीले कपड़ों में शूटिंग पर पहुंचे अक्षय ने सेट से कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय उनके साथ दिख रहे हैं। वहीं फिल्म में अक्षय की बहन का किरदार निभा रही एक्ट्रेस का पहला लुक भी जारी किया गया है। अक्षय कुमार की बहनों का किरदार साहिजमीन कौर, दीपिका खन्ना, सादिया खतीब और स्मृति श्रीकांत निभा रही हैं। पिछले साल के ऐलान के मुताबिक फिल्म रक्षाबंधन 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। ये फिल्म दिवाली यानी 4 नवंबर और भैया दूज यानी 6 नवंबर के बीच रिलीज होगी। द फैमिली मैन के दूसरे सीजन की कामयाबी के बाद अमेजॉन प्राइम वीडियो ने अपनी एक वेब सीरीज के तीसरे सीजन का ऐलान कर दिया है। यह है इनसाइड एज, जिसके 2 सीजन काफी सफल रहे। प्लेटफॉर्म ने तीसरे सीजन का लोगो जारी करके आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी है। हालांकि अभी रिलीज की तारीख और बाकी जानकारियों का खुलासा नहीं किया गया है। क्रिकेट के बैकड्रॉप पर बनी इस सीरीज में विवेक ओबरॉय, ऋचा चड्ढा, शायोनी गुप्ता, आमिर बशीर सहित अमित सियाल खास भूमिकाओं में हैं। मेकर्स के अनुसार सीजन 3 में क्रिकेट और मनोरंजन की डोज बढ़ाई गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। आज चौथे दिन सुबह 7 बजे से वहां बारिश हो रही है। इस कारण लंच तक मैच शुरू नहीं हो सका। न्यूजीलैंड टीम 2 विकेट पर 101 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। कप्तान केन विलियमसन 12 रन और रॉस टेलर बगैर खाता खोले नाबाद हैं। टीम इंडिया ने पहली पारी में 217 रन बनाए थे। इस लिहाज से वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अब 116 रन से आगे हैं। ऐसे में अब टीम इंडिया पर हार का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जब भी भारतीय टीम ने किसी टेस्ट की पहली पारी में 250 से कम रन बनाए हैं, टीम को सबसे ज्यादा हार का सामना करना पड़ा। बीसीसीआई ने 2021 तक शेड्यूल के दौरान 3 आईसीसी इवेंट्स की मेजबानी करने का फैसला किया है। बोर्ड इसके लिए अपनी दावेदारी पेश करेगा और बिडिंग में हिस्सा लेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2028 और आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2031 की मेजबानी के लिए बीसीसीआई बिड करेगा। बीसीसीआई अगले 3 साल में 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स की मेजबानी करने वाली है। इस साल जहां T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होगा, तो वहीं 2023 का वनडे वर्ल्ड कप भी भारत में ही खेला जाएगा।
बीसीसीआई ने टोक्यो ओलंपिक के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। रविवार को बोर्ड की अपेक्स काउंसिल की मीटिंग में टोक्यो ओलंपिक के लिए 10 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया गया। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच टोक्यो में होना है। टोक्यो ओलंपिक में 100 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। पहले टोक्यो ओलंपिक पिछले साल 24 जुलाई से 9 अगस्त के बीच होना था, लेकिन कोरोना की वजह से इसे टाल दिया गया था। टोक्यो ओलंपिक का खेल गांव खोल दिया गया है। यहाँ गेम्स के दौरान 11,000 खिलाड़ी और करीब 7,000 अधिकारी रहेंगे। वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच के दौरान कमाल हुआ। कैरिबियन ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने जबरदस्त कैच लपका, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी के 27वें ओवर में जेसन होल्डर स्लिप कॉर्डन खड़े थे और उन्होंने एक हाथ से चौंकाने वाला ये कैच लपक लिया। होल्डर ने अपने दाएं हाथ की तरफ डाइव लगाते हुए ये शानदार कैच लपका। सोशल मीडिया पर उनके इस कैच की तारीफ लगातार हो रही है और वीडियो भी काफी सराहा जा रहा है। इंग्लैंड के दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो को झटका लगा है। श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले से वो बाहर हो सकते हैं। जॉनी को टी20 मैच के दौरान चोट लग गई थी और इसी वजह से उनके पहले टी20 मैच में खेलना संदिग्ध है। जॉनी बेयरस्टो यॉर्कशायर की तरफ से बैटिंग कर रहे थे। इसी दौरान सिंगल लेने के चक्कर में उनके एंकल में चोट लग गई थी। जॉनी ने इस मुकाबले में धुआंधार पारी खेली और 51 गेंद पर ही ताबड़तोड़ 112 रन बना डाले।